यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2018 और ड्रामा का पेपर आया था। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तमाम क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स होते हैं, यानी कि 25 मार्क्स का हर क्वेश्चन है और तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। अच्छा, इसमें देखें कि आपको एनी बेटा माइक्स चेक कीजिएगा अपने अपने। इसमें आपको एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस जो हैं उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपने इसमें से देखना है कि जो है कौन सा पैसेज है। आपको 4 बुक्स करवाई जाएंगी, ठीक है, जो कि आपको टेक्स्ट बुक्स होंगी आपकी। कोशिश कीजिएगा 4 ही करके जाएं। 2 आपको मैं करवाऊंगी टेक्स्ट, 2 आपको खुद करने होंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। अभी देखिए मैंने किस तरीके से ईडीपस ट्रैक्स आपको थ्रू ऑडियोस, मैक्सिमम आपको ऑडियो शेयर करके हमने 2 हफ्ते में कवर किया। अदरवाइज ये जो हमारा सिर्फ खाली ईडीपस ट्रैक्स था, ये 20 दिन से पहले खत्म नहीं होना था क्योंकि आगे टाइम शॉर्ट है और मुझे जो है टेस्ट सेशन स्टार्ट करना है। तो दैट्स वाई बेटा आप लोगों को थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें सिर्फ आपको 2 बुक्स के टेक्स्ट खुद करने पड़ेंगे। इसके बाद हम डॉक्टर फॉस्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो। अब इसमें देख लेते हैं कि विच वन एज फ्रॉम जो है ईडीपस ट्रैक्स। ठीक है, ये आपने देखना है। यहाँ पे नीचे देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 देखें ईडीपस ट्रैक्स में से आया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, इसमें से एनी 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको करने होते हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं कि आपके सामने जैसे ये लाइंस आई है ना ईडीपस ट्रैक्स की, आपने पहले आता है रेफरेंस। रेफरेंस में आप देते हैं कि दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम ईडीपस ट्रैक्स। अगर आपको एक्ट याद है बहुत अच्छी बात है, सीन याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो छोड़ दें। जरूरी नहीं है कि आप वहां पे एक्ट और सीन याद करते फिरें, सिर्फ लिखें जी ईडीपस ट्रैक्स से ली गई हैं एंड रिटन बाय सोफोक्लीस। ठीक है, उसके बाद आ जाए कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है ना, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप आएंगे। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने ये बताना होता है कि ये इस ड्रामा की मेन थीम क्या है। यानी कि ईडीपस एक किंग है जो कि बादशाह है और वो अपनी थीबस के ऊपर एक प्लेग आ गई है और वो उसकी रिडल सॉल्व करने के चक्कर में है, जिसके जरिए वो बहुत सारे इस तरह के काम करता है। और फिर आप उन लाइंस के बारे में लिखते हैं कि जी दीज लाइन मतलब ये जो है क्रियॉन ने बोली हैं, ईडीपस ने बोली हैं, या इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था कि ईडीपस ने ये जवाब दिया। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। कोशिश करें एक्सप्लेनेशन के अंदर जाके ये लिखें। कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिर्फ आप जनरल ईडीपस ट्रैक्स का एक आपको जनरल एक लिख दें कि जी ईडीपस ट्रैक्स जो है उस ड्रामा का मेन ये था। अगर आप एक जनरल कॉन्टेक्स्ट भी याद कर लेना दैट इज मोर देन एनफ। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका एक्ट चल रहा होगा ना उसकी एक आध लाइन जो है वहां पे जरूर ऐड कर दीजिएगा। आधी लाइन, एक लाइन, कुछ भी। लाइन मीन्स के थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में एक्ट 1 की, एक्ट 2 की, एक्ट 3 जहां से भी समरी आई हुई है, सीन बेशक सीन 5 की ही आ गई हो कहीं से, तो आप एटलीस्ट जनरली लिखें जरूर कि भाई इसके अंदर क्या है। अच्छा, रेफरेंस जो है वो आपका 1 या 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका नंबर ही 1 होता है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपका 3 नंबर का होता है, तो 5 लाइनों से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी अकॉर्डिंग टू लाइंस होनी चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइन आई है 4, एक्सप्लेनेशन वो लिख देते हैं हजारों के हिसाब से। बेटा अगर 4 लाइंस आई है ना, बी कन्फाइंड टू दीज 4 लाइंस। सिर्फ आप उससे पहले लिखेंगे जी इससे पहले क्रियॉन की या टेरिसियस की बहस हो रही थी और उसके बाद जो है इडिपस ने इसके जवाब में ये कह दिया, या सीन 5 में से कोई आ गया तो आप बताएंगे कि जी वो सारी डिस्कवरी हो चुकी है और ये वो सारा फलाना ढमकाना, और उसके बाद ये लाइंस बोली थी एडिपस ने और या कोरस ने बोली थी या जिसने भी, और उसका जो है एंड ये हुआ। उसके अंदर अगर आयरनी है तो पॉइंट मतलब वहां पे आपने पॉइंट कर देना कि ये आयरनी है। अगर वहां पे सटायर आ रही है सटायर लिखें। अगर वहां पे कोई मोरल लेसन आ रहा है, पोएटिक जस्टिस आ रहा है, लिखें। वहां पे आपको इतने लिटरेरी टर्म्स करवाए हुए हैं तो वहां पे जरूर ऐड करें। दूसरी चीज, बेटा कोट नहीं लिखनी एक्सप्लेनेशन के अंदर। अगर जरूरत पड़े किसी हद तक तो कोई छोटी सी जैसे कोट इन अ सेंस आप कोई प्रोवर्ब लिख दें, ठीक है, कोई कुछ और लिख दे, लेकिन कोशिश करें कि जो वो जो 4 लाइंस है ना उसी की कोई एक एक 2 वर्ड्स लेके उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिख के आप बताएं कि भाई इसके अंदर आयरनी है,
ठीक है, ये जो है यूं है। और आपने वो जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, यानी कि जो आपके वहां पे जाके पेजेस होंगे, पेज नंबर 1 से शुरू अगर आप करेंगे तो पेज नंबर 1, देन 2 एंड देन 3 के ऊपर जाके एक्सप्लेनेशन समेत आपका एंड होना चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा से मैक्सिमम 3.5। एग्जामिनेशन हॉल में जाके सबसे ज्यादा जो आपका टाइम लगता है ना, वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन में लगता है। तकरीबन 35 मिनट्स आप डिवाइड करेंगे। देखिए 25 मार्क्स के आपने 4 सवाल करने। एक सवाल जो है वो आपका अगर आप शुरू के आपको शीट्स दी जाती हैं, आप साइड पे लाइंस लगाते हैं, आप मतलब साइन कर रहे होते हैं, वो वाले आप 10 से 15 मिनट लगा दें, निकाल दें, जिसमें से आपने पेपर सॉल्व करना होता है, या आपने 10 मिनट लगाने हैं इस पूरे पेपर को पढ़ने में। बेटा माइक चेक कीजिएगा, माइक ऑफ कीजिएगा। निदा आई थिंक आपका माइक ऑन है बेटा, देखिएगा अपने अपने माइक। अच्छा, उसके बाद ना आप वहां पे जाते ही आपने क्या करना है कि अपना टाइम जो आपके पास पीछे बच जाएगा ना 15 मिनट निकाल के और आखिरी 10 मिनट निकाल के आप वो पूरा टाइम 4 में डिवाइड करेंगे कि मेरे पास इस वक्त कितना टाइम। ठीक है, यानी कि आपने 30 मिनट्स पे जाके जो है, अगर आप आधे में भी बैठे हुए ना क्वेश्चन में, उसकी कंपाइलेशन शुरू करते हैं और विद इन 35 मिनट यू हैव टू कंक्लूड ऑल द क्वेश्चन। ठीक हो गया। 25 नंबर के सवाल का मतलब ये है कि 35 मिनट से ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, आंसर नहीं जाना चाहिए। अब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे आपके ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए रिपीट कर रही हूँ, अदरवाइज ये शुरू के स्टूडेंट्स को मैं बता चुकी हूँ। दूसरी चीज, बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें भी आपने यही चीज करनी है। ठीक 30 मिनट्स पूरे होने हैं ना, आपने वहीं पे देखना, ओहो मेरे 30 मिनट्स पूरे हो गए, लेट्स स्टार्ट, वो मिड क्लाइमेक्स एंड करें, इन कंक्लूजन पे आना शुरू करते हैं। आप लोगों को मैंने एक टिप एंड ट्रिक बताया था कि बेटा आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने मिडल पूरा लिख दिया, लेकिन आपने कंक्लूजन नहीं लिखा, तो वो आपका क्वेश्चन हाफ कंसीडर होता है। आप समझ लें कि अगर आपके 12 नंबर आने ना, तो वो आपको 6 नंबर दें। बेशक आप बिल्कुल कंक्लूजन के करीब हो, आपका सिर्फ एक ही पैराग्राफ रह गया, उसने ये नहीं देखना कि आपका एक पैराग्राफ रह गया। एग्जामिनर क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, मिडल एंड कंक्लूजन। अगर मिडल को ज्यादा लंबा नहीं करे, अगर टाइम शॉर्ट है, कंक्लूजन मस्ट करके आना, 5 कोट्स मस्ट लिख के आनी है, कंक्लूजन मस्ट होना चाहिए, देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया बेटा सारा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका इंट्रोडक्शन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है, देन समझ लें आप गए, उसने इंट्रोडक्शन पे ही आपको पकड़ लेना और उसने बाकी पूरा क्रॉस लगा देना है। वो वहां पे मैम आसमानी बैठी होंगी जिनको अपने स्टूडेंट से बड़ा प्यार होगा और उन्होंने उसको ट्यूशन पढ़ाई होगी, तो वो देखेगी कि मेरे स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन सही लिखा है या मिडल सही लिखा है या कंक्लूजन। मैं आपको एक एक चीज बता रही हूँ कि बेटा यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन जो है वो लैग कर रहा है, मिड जो है वो लैग कर रहा है, या कंक्लूजन लैग कर रहा है, वहां पे आपको बैठ के कोई नहीं समझाएगा, वहां पे एक क्रॉस लगना है सिर्फ। ठीक है, इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इंट्रोडक्शन में नहीं लैग होना चाहिए। ठीक हो गया। और आपका जो कंक्लूजन है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द आंसर। फिर आप लोगों को एक और ट्रिप एंड ट्रिक बताई थी मैंने कि जैसे अब यहाँ पे देखिए 2018 का पेपर है और ये 2016 में भी आया था। ये वो ड्रामा का पेपर था जो मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को दिया था, जो इनके ग्रैंड टेस्ट हुए थे ना उसमें। अच्छा, इसमें देखें कि जब आप पास पेपर्स प्रिपेयर करते हैं, डोंट गो बहुत 2007 या 6 या 5 के पेपर की तरफ जाने की आपको जरूरत नहीं है। जो पिछले 5 साल के पेपर्स होते हैं ना, उसमें से एक पेपर निकल के आता है, इससे पीछे पेपर नहीं जाने वाला। ठीक है इंशाल्लाह। तो बाकी आगे अल्लाह की मर्जी, लेकिन एक मेरा जो जनरल एक एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड के अंदर, वो मैंने ये देखा कि आपका जैसे ये अब 2019 का पेपर आना है ना आपका, तो आपका 2017 सप्ली, 2018 सप्ली, ज्यादातर चांसेस इन 4 पेपर्स के आने के। लास्ट ईयर मैं 2018 का करवा रही थी ना पेपर, इनको तैयारी करवा रही थी, तो मैंने इनको पता कौन से पास पेपर्स करवाए थे, 2015 का पास पेपर, 2015 सप्ली, 2016 पास पेपर, 2016 सप्ली,
2017 पास पेपर, 2017 सप्ली, ये 6 पेपर्स मैंने इनको तैयार करवाए थे। उन 6 के 6 में से एक पेपर आया हुआ था हर पेपर के अंदर। ठीक है, तो बेटा ये तरीका होता है पेपर तैयार करने का। अगर आपके ये 6 पेपर स्ट्रांगली तैयार हैं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए करवाए जाते हैं, फिर भी खुदा ना खास्ता कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाए, मेरा स्टूडेंट उस दिन हाथ पे हाथ रख के ना बैठा, ठीक है, मेरा स्टूडेंट वहां पे घबराना चाहे। आप लोगों को एक फुल कॉन्फिडेंस दे के मुझे भेजना होता है कि बस अब मैंने इसको कॉन्फिडेंस दे दिया, नाउ शी कैन डू इट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में से, सॉरी ये ईडिपस टेक्स्ट में से। यहाँ पे देखें बेटा क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं। किसी एक जो ये आपको 4 किताबें कराई जाएंगी ना, एक किताब में से 2 सवाल आने हैं। इस पूरे पेपर में देखें डॉक्टर फॉस्टर्स में से 2 सवाल आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7। कभी ओथेलो में से 2 आ जाते हैं, कभी ईडिपस रेक्स में से 2 आ जाते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आ गए क्वेश्चन ओथेलो में से या ईडिपस रेक्स में से या किसी और में से भी, अगर 2 क्वेश्चंस आए ना बेटा, अब देखें ओथेलो और यहाँ पे देखें विंटर्स टेल, ये दोनों शेक्सपियर के ड्रामास हैं। ठीक है, शेक्सपियर में से 2 आए हुए हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स में से 2 आए हुए हैं। अक्सर जो है ओथेलो में से या ईडिपस रेक्स में से 2 आ जाते हैं। अगर पिछली दफा डॉक्टर फॉस्टर्स में से 2 रिपीट हुए ना, इस दफा ईडिपस रेक्स में से 2 रिपीट होंगे इंशाल्लाह। अगर 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए फिर आप क्या करेंगे, यानी कि एक ही बुक में से 2 सवाल आ गए, आपने क्या करना है, पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डॉक्टर फॉस्टर्स के आए हैं और आपको जो है ना आते ही 2 ड्रामा आता है, आपको तीसरा ड्रामा आता है कोई नहीं है, या चौथा ड्रामा जो है उसके दोनों सवाल आपको नहीं आते, फिर आप क्या करेंगे, आप पहला क्वेश्चन डॉक्टर फॉस्टर्स का करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ईडिपस रेक्स का करेंगे, तीसरा क्वेश्चन बीच में गैप देके ना, यानी कि एक क्वेश्चन का गैप देके फिर डॉक्टर फॉस्टर्स का कर लीजिएगा। 2 डॉक्टर फॉस्टर्स के आपने इकट्ठे क्वेश्चन नहीं करके आना। ठीक है, तो इस तरीके से इंशाल्लाह ये कि वो एग्जामिनर के ऊपर, अगर आप 2 डॉक्टर फॉस्टर्स के इकट्ठे क्वेश्चन कर देंगे ना, वो क्या होता है कि वो मटेरियल तकरीबन एक ही जैसा होता है जिसको बोल्ड करके लिखा होता है, तो एग्जामिनर के जहन में ये आता है कि इसने रिपीट कर दिया, शायद इसको आता ही नहीं था। ठीक है, तो वो एक बैड इफेक्ट पड़ता है। और कोशिश करें कि 3 ड्रामाज आए हैं तो 3 में से 3 करके आए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत ही अच्छा आता है, देन दोनों क्वेश्चंस जो हैं आप डॉक्टर फॉस्टर्स के कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंपेरेबली मैं आपको बताऊं, कोई ज्यादा मार्क्स उसके आते हैं जो 3 बुक्स में से 3 सेपरेट सवाल करके, सेपरेट बुक्स के सवाल करके आते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का 2018 का पेपर, जो कि मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही थी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। ड्रामा का पेपर आपका कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। खोलिएगा अपनी वर्ड फाइल, ईडिपस रेक्स पास्ट पेपर्स। ठीक है, यहाँ पे देखें, पास्ट पेपर्स पे आइएगा, वर्ड फाइल 2017 का पास पेपर देखें। डिस्कस द रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल इन डिफाइनिंग द डेस्टिनी ऑफ कैरेक्टर ऑफ इडिपस इन सोफोक्लीज प्ले इडिपस रेक्स। डिस्कस करें रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल जो कि डिफाइन करता है डेस्टिनी ऑफ कैरेक्टर को ऑफ इडिपस इन सोफोक्लीज प्ले। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको एक तरीका बताया था, क्या इसमें की पॉइंट कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? स्टूडेंट्स की पॉइंट्स बताएं। हाँ जी, जल्दी से बताएं, की पॉइंट्स बताएं, कौन सॉल्व करेगा इसको? और फ्री विल वाला क्वेश्चन तो एज इट इज आ जाएगा। यस और एग्जैक्टली, फिर उसके बाद ये 2 करने के बाद, मतलब फेट और फ्री विल वाला ही क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली ये सेम फेट एंड फ्री वाला है, इसमें कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। उसके बाद ये 2015 है, कमेंट ऑन द थीम ऑफ अनगॉडली पोल्यूशन विद रेफरेंस टू सोफोक्लीज प्ले इडिपस रेक्स। अच्छा, अनगॉडली पोल्यूशन आप इसको क्या कहेंगे, क्या थी अनगॉडली पोल्यूशन? मैंने आपको कहा था एक दिन कि ये जो पोल्यूशन वाली जो है ना, अनगॉडली पोल्यूशन, ये आएगा अभी 2015 के पेपर में आया था। अच्छा, इसमें देखिए मैंने अभी आप लोगों को कॉपी पेस्ट किए थे कुछ पॉइंट्स कि इडिपस हिमसेल्फ इज अनगॉडली पोल्यूशन। मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि उसकी अनगॉडली पोल्यूशन क्या थी। सो राइट ऑल द इवेंट्स कंसर्निंग इडिपस फॉर एग्जांपल। अब देखें, इडिपस जो था वो खुद अनगॉडली पोल्यूशन था। अनगॉडली पोल्यूशन क्या कि मतलब
अनगॉडली यहाँ पे इस चीज को कहेंगे हम कि उसके जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो गॉड को नाराज करने वाले थे, चाहे वो उसकी पैदाइश थी, चाहे वो जो है शायद पैदाइश के, बल्कि पैदाइश के बाद की बात कर लेते हैं कि वो अनगॉडली पोल्यूशन के सेंस में था कि वो थीबस आता है। यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि इडिपस के अनगॉडली पोल्यूशन जो उसको कंसर्न करते हैं। इवेंट्स कंसर्निंग इडिपस सच दैट हिज अराइवल एट थीबस, ठीक है, सबसे पहले वो थीबस आता है। प्लेग ऑफ थीबस, ठीक है, वो जैसे ही थीबस एंटर होता है उसकी अनगॉडली पोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। अनगॉडली पोल्यूशन में उसका हमार्शिया भी आता है, उसकी एरोगेंस भी आती है, ठीक है, कि वो आते ही सबसे पहले किंग लोएस को कत्ल करता है। दैट इज द अनगॉडली पोल्यूशन, कि उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया। सबसे पहले उसका अराइवल होता है, फिर प्लेग ऑफ थीबस होती है, ठीक है, और उसी की वजह से, उस कत्ल की वजह से प्लेग ऑफ थीबस स्टार्ट होती है। द मैसेज फ्रॉम अपोलो टू अनकवर द क्राइम, और उसके बाद मैसेज ऑफ अपोलो और जो होता है, आता है कि जी आप अनकवर करें क्राइम को, उसकी एरोगेंस, उसकी डिसरिस्पेक्ट फॉर टेरेसियस एंड गॉड, और उसकी रैशनेस, हिज किलिंग ऑफ हिज फादर, हिज मैरिंग ऑफ हिज मदर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, उसकी रैशनेस, उसका प्राइड। देखिए उसने क्या किया था, वो क्यों अनगॉडली पोल्यूशन था, वो उसने एक्चुअली फेट को चैलेंज कर दिया था। वो उसने नॉट ओनली उसने, बल्कि उसके अपने माँ बाप ने भी फेट को चैलेंज करने की कोशिश की थी, जब उसके माँ बाप ने उस बच्चे को किल करने की कोशिश की थी। हर कोई यहाँ पे फेट से भाग रहा था। लेकिन अनगॉडली पोल्यूशन इसी की क्यों ज्यादा दिखाई, क्योंकि इडिपस का वहां पे एक तो उसकी सेल्फ राइटियसनेस दिखाई दी कि वो जो है प्रोफेसीज को जो है, इवन जो कैस्टा भी प्रोफेसीज को मजाक समझती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और इंसान जो है अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। तो सबसे बड़ी जो अनगॉडली पोल्यूशन थी जिसकी वजह से उसने जो है गॉड्स को नाराज किया था, वो ये कि वो गॉड्स की रिस्पेक्ट नहीं करता था, उनकी प्रोफेसीज की रिस्पेक्ट नहीं करता था। और एंड पे जाके कोरस उसको यही कहता है, आई थिंक सेकंड ऑर्ड थी जिसके अंदर कोरस उसको कहता है, कि पता नहीं थर्ड ऑर्ड थी, जब कोरस उसको कहता है कि देखो तुम जो हो इडिपस, तुम जो हो गॉड्स की रिस्पेक्ट करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्राइड तुम्हारी डाउनफॉल का बाइस बन जाए। तो दैट इज द अनगॉडली पोल्यूशन। सबसे बड़ी पोल्यूशन उसकी, उसका अपना प्राइड था, उसका अपना ह्यूब्रिस था, उसका अपना हमार्शिया था। फिर उसके बाद जब वो थीबस आता है तो वो अपने फादर को किल करता है। किल करने के बाद वो अपनी मदर से मैरी करता है। मैरी करने के बाद प्लेग आ जाती है थीबस में, यानी कि एक अजीब सी जो है वो पोल्यूशन वहां पे फैल जाती है। और फिर जो है उसको जो है डिस्कवर करने के लिए कि ऐसा है या क्या है, या अपनी ही जात को पाने के लिए, या अपनी जात की अपनी आइडेंटिटी को वो डिस्कवर करने के लिए कि मेरे माँ बाप कौन है, वो करते 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 वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाता है, ऐसी डिसरिस्पेक्ट कर जाता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को स्नब कर जाता है, या गॉड्स को जो है वो डिफाई कर देता है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। ठीक है, ये उसकी अनगॉडली पोल्यूशन है। एनीवन इसके बारे में कोई पॉइंट शेयर करेगा? कमेंट ऑन द थीम ऑफ अनगॉडली पोल्यूशन। हाँ जी मैम ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल लगा था। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली, ये जो टर्म है अनगॉडली पोल्यूशन, ये 2 दफा यूज हुई है पूरे प्ले में। फर्स्ट टाइम ये टायरेसियस एडिपस रेक्स को जब बताता है, तब टायरेसियस उसको अनगॉडली पोल्यूशन कहता है, और ये लाइन है 349। उसमें वो उसे कहते हैं, यू योर सेल्फ आर द पोल्यूशन ऑफ दिस कंट्री। और फिर उसके बाद जब इडिपस रेक्स को सारा रियलाइजेशन हो जाती है कि वो क्या मतलब सिन कमिट कर चुका है, वो अपनी आंखें जो है वो जब खोल लेता है, उसके बाद ही कॉल्स हिमसेल्फ अनगॉडली पोल्यूशन। और ये इसकी बहुत अल्टरनेटिवली इस सेम टर्म का 2 दफा यूज जो है वो एक मतलब जो रेवलेशन ऑफ ट्रूथ को शो करता है और एक एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ को शो करता है। क्योंकि एक बिल्कुल शुरू में जब एक्यूजेशन एक तरीके से हो रही है उसके ऊपर, तब एक शख्स उस पे इल्जाम लगा रहा है कि you are the pollution of Thebes who has polluted this country। और उसके बाद जब उसको अपने गुनाहों का एहसास हो जाता है, कि मतलब उसे पता चल जाता है कि मैंने क्या क्या कुछ कर दिया है, उसके बाद वो ये उसकी एक तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन है, यानी वो अपने गुनाहों की एक एक्सेप्टेंस के तौर पे वो अपने आप को कहता है
कि मैं लाइन भी नोट की थी, एक मिनट। लेट मी पर्ज माई फादर्स थीव्स ऑफ द पोल्यूशन ऑफ माई लिविंग हेयर, ये मेरी बुक पे लाइन नहीं लिखी हुई, वरना मैं आपको लाइन बता देती। तो ऑल्टरनेटिवली इसका जो यूज है वो मतलब एक पूरे सिनेरियो को शो करता है। उसके बाद अनगॉडली पोल्यूशन इस सेंस में भी उसको कह सकते हैं कि ही नॉट ओनली पोल्यूटेड हिज लैंड विद हिज सिंस, क्योंकि जो थीव्स पे एक प्लेग और फायर की जो एक उस पे कैलामिटी आई थी, उसके बारे में ओरेकल यही था कि जो किंग लायोस का जो कातिल है उसकी वजह से है, तो ही इन अ वे मतलब कॉज द कैलामिटी ऑफ हिज लैंड। उसके बाद अनगॉडली टर्म्स हम इस तरीके से दे सकते हैं कि वो ही वाज ट्राइंग इन अ वे टू आउटस्मार्ट द गॉड्स, यानी वो अपनी जो भी प्रोफेसी उसको पता चली थी उसको एक तरीके से समझ रहा था कि वो चीट कर सकता है, और इन अ वे वो गॉड्स को ओवर स्मार्ट करने की या उनसे मतलब उनको आउटडू करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी भी उसको सजा मिली। उसको सजा मिली थी, एग्जैक्टली। पहली बात ये कि उसकी बर्थ ही एक्चुअली उसकी अनगॉडली पोल्यूशन थी। उसकी बर्थ हिमसेल्फ, उसकी जो बर्थ थी एक्चुअली वो ही अनगॉडली पोल्यूशन जो है वो शो कर दी थी कि ही हिमसेल्फ वाज द अनगॉडली पोल्यूशन। स्पेशली जब उसका अराइवल होता थी बस में, तो फिर उसको टेरिसियस कहता है कि भाई तुम ही असल में अनगॉडली पोल्यूशन हो, तुम्हारी वजह से ये सारी जो है पोल्यूशन यहाँ पे फैली हुई है कि जब से तुम यहाँ पे आए हो। बल्कि उसका ये कहना नहीं था कि जब से तुम आए हो, लेकिन टेरिसियस को पता था कि एक्चुअली ये अपनी माँ से शादी कर चुका है और अपने बाप को कत्ल कर चुका है, तो इस वजह से। और फिर एंड पे जाके वो वाकई डिस्कवर होता है कि इडिपस इज द अनगॉडली पोल्यूशन, और फिर इडिपस को खुद को भी पता चल जाता है कि टेरिसियस वाज राइट, गॉड्स प्रोफेसीज वर राइट, कि ही हिमसेल्फ इज द अनगॉडली पोल्यूशन, कि वो हिमसेल्फ जो है वो अनगॉडली पोल्यूशन है। और किसी का कोई पॉइंट, एनी पॉइंट? हाँ जी, मोहसिन खान, अलहीना, एनी पॉइंट क्लास? अच्छा, लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट्स को इसका आंसर बताया था। मैं चले मैं देखती हूँ मेरी अगर वो ऑडियो पड़ी हुई है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने लास्ट ईयर क्या बताया था। लेकिन लास्ट ईयर हमने काफी इस अनगॉडली पोल्यूशन के ऊपर बहुत डिस्कस किया था। एनीवन एल्स? किधर है मदीहा? कहाँ है मदीहा? आज ऑनलाइन नहीं? सना, सना अनगॉडली पोल्यूशन के बारे में बताएं भाई। अनगॉडली पोल्यूशन मीन कि एक तो उसका पैरासाइट उसने फादर का किल किया था, दूसरा फिर उसकी मदर से मैरिज, दैट इज द अनगॉडली पोल्यूशन। ठीक है, जो अनगॉडली मीन्स के सबसे बड़ी चीज कि जो रिलीजियस के खिलाफ चली गई ना, रिलीजन के खिलाफ चली गई और गॉड्स के खिलाफ चली गई। तीसरी उसका हमार्शियन। चौथा, उसने जो गॉड्स को डिफाई कर दिया था ना, गॉड्स का मजाक उड़ाया था या फेट को चैलेंज कर दिया, तो दैट इज हिज अनगॉडली पोल्यूशन। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने अनगॉडली पोल्यूशन में लिखना है। ठीक है, उसकी तो एरो मैम इनका करेक्टर उसमें नहीं आएगा, जैसे हम नेगेटिव करेक्टर उसको शो कर सकते, जितना वो डिसोबे था गॉड के उसकी गॉड के लिए, उसके अलावा बहुत एरोगेंट था उसके अंदर। ट्रेजेडी क्यों हुई थी। और लेकिन इसमें मेन इसका जो आना है ना कि वो ढूंढना तो ये चाह रहा था कि मतलब कौन सी अनगॉडली पोल्यूशन है जिसकी वजह से थीबस के अंदर ये सारा वो आया, लेकिन एंड में डिस्कवर होता है कि इडिपस हिमसेल्फ इज द अनगॉडली पोल्यूशन। तो एक्चुअली इसके अंदर बेटा वो सारी डिस्कवरी आनी है कि कौन किसकी वजह से सारी कि इडिपस खुद ही अनगॉडली पोल्यूशन है। सबसे पहले ये रिवील कौन करता है? टेरिसियस करता है कि इडिपस हिमसेल्फ इज द अनगॉडली पोल्यूशन। और क्यों है? क्योंकि वो अपनी माँ से शादी करता है, अपने बाप को किल करता है। और नॉट ओनली दिस, उसके बाद जो है, चलें ये तो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि अपनी उसकी जो क्योंकि उसने गॉड्स को डिफाई कर दिया था, ठीक है, गॉड्स की पावर्स को चैलेंज कर दिया था। ही वांट्स टू मतलब वो मर्डरर को जो है, बजाय इसके कि टेरिसियस उसको मना कर रहा था, प्रॉफिट उसको मना कर रहा था, उसने उसको भी चैलेंज कर दिया, उसको भी रिब्यूक किया कि मतलब तुम शायद मेरे खिलाफ कुछ इस तरह से कर रहे हो। मतलब उसके उसको उस पर भी इसने इल्जाम लगाया था, ठीक है, हालांकि इसको वो भी एक प्रॉफिट था, तो इसको उसके खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ओल्ड मैन था, इसने उसको बकायदा गालियां दी, फिर इसने कर्स किया मर्डरर को, दैट इज द अनगॉडली पोल्यूशन। ठीक है, उसने क्रियॉन को कर्स किया, उसने क्रियॉन को भी ब्लेम किया।
तो ये सारी चीजें ये उसकी एरोगेंस में भी आती हैं, और एरोगेंस मैंने कहा था ना, प्राइड, गॉड्स। और फिर सबसे बड़ी चीज आप देखिए, मैंने आपको कहा था बेटा ये वाली लाइन जो है वो अंडरलाइन कर लें। आई थिंक कल आपको शायद कोई क्वेश्चन करवा रही थी जिसमें पोरस कहता है इडिपस को कि इडिपस कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है इसको गॉड्स को डिफाई मत करो, उनका मजाक मत उड़ाओ, या उनको उनकी उनकी मतलब नाफरमानी, उनकी रिस्पेक्ट करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा प्राइड तुम्हें ले डूबे। ठीक है, तो ये वाली चीजें सारी उसकी अनगॉडली पोल्यूशन में आएंगी। ये जो आप बता रहे हो ना सर ना, ये वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे उसके अंदर। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, अच्छा पॉइंट मैम, जैसे हम लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन हमें दिया होता है, हमने सिर्फ स्टार्टिंग जो है ना उसी क्वेश्चन को रखना है, कि हम कहते हैं ना कि हम पहले चीज राइटर को डिफाइन करें, हम थोड़ा सा स्टोरी को डिफाइन करें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ आए। नहीं नहीं नहीं, ये तो काम करना ही नहीं है। ये जो तरीका है ये बेटा बीए लेवल तक का होता है। मास्टर्स लेवल पे जो क्वेश्चन आया ना, अगर यहाँ पे लिखा है ना इडिपस ओके इज द अनगॉडली पोल्यूशन, और सर ना मैंने आपका टेस्ट चेक किया था, ऑल तो मैंने मार्क्स नहीं लगाए, मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, आपने इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखा हुआ था। क्योंकि जो न्यू कमर आता है सबसे पहले मैं उसका ओके पढ़ती हूँ, मुझे न्यू कमर की ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं वो तो लाइन पे आ चुके होते हैं, जो न्यू कमर होता है एक्चुअली उसको टेस्ट में प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं उसका चेक करूँ कि ये किस। तो आपका मैंने देखा था आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, आपने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स लिखे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थे, और फिर आगे जाके आपने अपना मिड स्टार्ट किया, तो मुझे अच्छा लगा था आपका आंसर। जरा मार्क्स मैंने इसलिए नहीं लगाए थे कि मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने जनरल आपकी रीड कर ली थी, आपका रीड किया ओके था मैंने, सुंदस का टेस्ट रीड किया था, बस मार्क्स नहीं लगाए थे उस दिन बैठ के, अभी लगाऊंगी आज बैठ के। तो ओके। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपका टेस्ट पढ़ लिया था, वो इसीलिए पढ़ा था कि अगर कहीं पे कमी है तो मैं आज ही सना को मना कर दूं कि सना ये वाला तरीका नहीं करना। तो बेटा वो जी जी वाला बिल्कुल। तरीका कि शुरू में राइटर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद इडिपस रेक्स का इंट्रोडक्शन, ये वाला काम नहीं आपने करना। जस्ट इडिपस हिमसेल्फ इज द अनगॉडली, ओके, ये हम मिड में ले जा सकते हैं, ये आप मिड मिड में, पॉइंट। आप पहले इसका इसके हिसाब से इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि इडिपस हिमसेल्फ इज द अनगॉडली पोल्यूशन। और सबसे बड़ी ओके चीज कि जब आपने टेक्स्ट पढ़ा होता है ना, और इस तरह कभी भी कोई भी लाइन उठा के वो दे देते हैं कि जी इसको आप बयान करें, तो आपको वो करनी पड़ती है। ठीक है, अब मतलब मुझे तो मैंने खैर आप लोगों को ऑडियो शेयर कर दी थी इस दफा, तो अदरवाइज लास्ट ईयर ये था कि खुद ही सारा टेक्स्ट पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, तो मुझे याद था कि ये कहाँ कहाँ लाइंस वो बयान हुई हुई है। अक्सर इस तरह से क्वेश्चन आता है, नॉट ओनली रिगार्डिंग इडिपस, किसी का भी आ जाएगा, तो इसलिए टेक्स्ट पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर ऐसे सॉल्व हो नहीं सकता। ठीक है, बाकी ये इवेंट्स हैं जो कि कंसर्निंग थे कि क्या क्या हुआ था उसकी अनगॉडली पोल्यूशन। मदिहा आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी मदिहा, आप कुछ कहना चाह रही थी बेटा, आपका 2 दफा माइक ऑन हुआ है। अनगॉडली पोल्यूशन के बारे में क्या कहेंगी मदिहा? मदिहा हाँ जी जी, डिफाइन ह्यूब्रिस एंड डिस्क्राइब व्हाट एक्शंस ऑफ इडिपस एंड जोकास्टा डेमोन्स्ट्रेट ह्यूब्रिस इन इडिपस टेक्स्ट बाय सोफोक्लीज। हाँ जी जनाब, बताएं क्या डिफाइन ह्यूब्रिस, क्या था ह्यूब्रिस, व्हाट इज ह्यूब्रिस क्लास, व्हाट इज ह्यूब्रिस? हाँ जी, व्हाट इज ह्यूब्रिस, अब कौन बताएगा, किसे कहते हैं ह्यूब्रिस का मीनिंग बताएं। मदिया की आवाज मुझे अभी भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है, बाकी सब स्टूडेंट्स की आ रही है। आप फेसबुक पे आ जाए, शायद फेसबुक पे आ जाए आपकी आवाज। हाँ जी, डिफाइन ह्यूब्रिस। रूबी, ह्यूब्रिस क्या होता है भाई, बताएं मुझे। मैम आज मैं छुट्टी पे हूँ। चले बताया नीला, बताएं क्या होता है। मैम उसकी हार्श नेचर, उसका एंग्री बिहेवियर, उसकी इम्पल्सिव स्टाइल। हाँ ठीक है, ह्यूब्रिस कहते किसे? मैम एक्सट्रीम प्राइड एंड एरोगेंस। यस, एक्सट्रीम प्राइड एंड एरोगेंस को, उसकी हार्शनेस, उसकी वो दोनों को, दोनों आंसर्स ठीक है, लेकिन इसका जो असल है वो उसकी एरोगेंस, एक्सट्रीम प्राइड एंड एरोगेंस को ह्यूब्रिस कहते हैं। एंड डिस्क्राइब व्हाट एक्शंस ऑफ इडिपस एंड जोकास्टा डेमोन्स्ट्रेट ह्यूब्रिस इन इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीज। क्या क्या एक्शंस थे उन दोनों के, इडिपस और जोकास्टा के, क्या किया था उन दोनों का, क्या था ह्यूब्रिस, बताएं, कौन बताएगा क्या था? हाँ जी अनीला।
आज अनीला को बोल लेने देते हैं। अलीना की आज छुट्टी है, अनीला की सॉरी। थैंक यू मैम। मैम आपने ह्यूब्रिस का क्वेश्चन किया, यानी प्राइड। तो प्राइड तो उसमें शुरू से ही था। जब उसने स्फिनिक्स को कर दिया कत्ल, तो उसके बाद से ही उसने कहा IEDPS, ये उसका सबसे पहला प्राइड था कि भाई मैंने ही स्फिनिक्स को मारा, वरना तुम लोग तो कई सालों से मरते फिर रहे थे। हालांकि वो अपने उन पीपल्स की बात को सुनना चाहता है, लेकिन उसमें भी वो अपने आप को शो कर रहा है कि आई द किंग केम टू यू, मैं आज बादशाह आया हूँ तुम लोगों के पास, मैंने किसी एजेंट को नहीं भेजा, मैंने किसी और को नहीं भेजा। यानी उसने अपना प्राइड हर जगह पर शो करवाया है। अब जब उसका प्राइड टेरिसियस के सामने भी शो हुआ, तो उसने ये रिस्पेक्ट नहीं की ये ओल्ड है, ब्लाइंड है, प्रॉफिट है, एजेड है, रिलीजियन पर्सन है, नहीं, वहां भी उसने उसका बदतमीजी से उसके साथ बात की, उसने अपना प्राइड वहां पर भी शो करवाया। इवन जब वो गया जुकास्टा ने, जब उसे रिक्वेस्ट की, करियोन ने रिक्वेस्ट की, यानी करियोन के साथ भी उसने अपना प्राइड शो करवाया, जुकास्टा के साथ भी अपना प्राइड शो करवाया। एंड पे आके उसका प्राइड जब वो जो अंधा हो जाता है, तब वो मदद उन्हीं लोगों की मांगता है जिनके साथ वो अपना हार्श बिहेवियर, एंग्री नेचर और ह्यूब्रिस शो करवा चुका। सही है। लेकिन इन दोनों का क्या था ह्यूब्रिस, ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट ह्यूब्रिस, जुकास्टा का ह्यूब्रिस क्या था? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूं। हाँ बिल्कुल। इसमें ह्यूब्रिस एक्चुअली दोनों का ये था कि दे वर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। जो कैस्टर को जो प्रोफेसी पता चलती है कि उसका बेटा बड़ा होके मारेगा, तो वो बजाय ये कि गॉड्स की जो एक मतलब ऑरिकल थी उसको एज इट इज तस्लीम करने के बजाय वो समझती है कि वो अपनी चालाकी से किसी तरीके से जो गॉड्स की विल है वो उसे चेंज कर देगी। उसका प्राइड था कि शी थॉट शी कैन आउटस्मार्ट द गॉड्स। और यही फिर एग्जैक्ट सेम उसने किया, एडिपस ने किया कि जब उसको अपना मुस्तकबिल पता चला, उसके बारे में प्रोफेसी पता चली, तो उसको ये लगा कि अगर वो कॉरिन छोड़ देगा अपने मतलब, क्योंकि मतलब वो ये सोचता था कि जो किंग क्या नाम था उसका, पॉलीबस और क्वीन मैरोपी थे, वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है। तो वो उसने सोचा कि अगर वो कॉरिन छोड़ देगा तो वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएगा, और उसकी जो वो उसके बारे में जो ऑरिकल है वो गलत साबित हो जाएगा। यानी अगेन वो भी वही गलती कर रहा था कि वो गॉड्स की विल को चैलेंज कर रहा था कि मतलब अगर वो कुछ ऐसी प्रिकॉशंस ले लेगा तो वो गॉड्स को एक तरीके से आउटस्मार्ट कर सकता है। ये दोनों का प्राइड था कि उन्हें लगता था कि वो खुदाओं से जीत सकते हैं, विच फाइनली लेड टू बोथ देयर ट्रेजिक एंडिंग्स। अच्छा, मोहसिन खान ने बहुत अच्छा सा आंसर दिया है। उसने लिखा है man is puppet in the hand of God. No one can change his fate and even challenge it. Man was helpless in front of God and his fate. अच्छा, एक और चीज ये कि देखें जुकास्टा और इडिपस दोनों ने प्रोफेसीज ऑफ गॉड्स का मजाक उड़ाया। जुकास्टा ने कहा था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इडिपस को उसने क्या कहा था, देखा मैंने कहा था ना ऐसा होता ही नहीं है। तो उसने, इन दोनों ने अपने प्राइड में गॉड्स को डिफाई किया था। एक इनका ह्यूब्रिस ये भी था, जिसकी वजह से जब आप फेट को चैलेंज करते हैं, जब आप गॉड्स को चैलेंज करते हैं, तो इसके अंदर फिर गॉड्स जो हैं वो फिर इंसान को, मतलब इंसान जो है फिर वो उसके डाउनफॉल का बाइस बन जाता है, उसका अपना ह्यूब्रिस, यानी कि अपनी एरोगेंस की वजह से इन्होंने गॉड्स की प्रोफेसीज को चैलेंज किया था, टेरिसियस की प्रोफेसीज को चैलेंज किया था, जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल हुआ था। और किसी का कोई पॉइंट? एनीवन एल्स? आयशा बेटा पार्टिसिपेट करें ना, मदीहा, निदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बात पूछनी थी। हाँ। वो जो आप बता रही थी कि वो बाय बर्थ अनगॉडली था, मुझे इस पॉइंट की समझ नहीं आई कि बाय बर्थ कैसे था। बेटा बाय बर्थ ही उसको बता दिया गया था लोएस को कि तुम्हारा जो बेटा होगा ना वो तुम्हारे कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो लेकिन मैम तब तक उसने कुछ किया तो नहीं था ना, मतलब वो तो मासूम सा बच्चा था अभी। मासूम सा बच्चा, तो प्रोफेसी तो बेटा हो चुकी थी ना कि उसकी बर्थ ही एक्चुअली अनगॉडली पोल्यूशन थी, और उस अनगॉडली पोल्यूशन को कत्ल करने के चक्कर में इतना सारा कुछ हो गया। ठीक है, इन्होंने अपनी गॉड्स को, जो कैस्टर और लॉयस, लेकिन हमने तो खैर इडिपस के हिसाब से चलना है ना, तो इडिपस हिमसेल्फ वहां से ही स्टार्ट होगा। टेरिसियस ने जब इसको क्लेम किया था कि इडिपस तुम खुद ही अनगॉडली पोल्यूशन है, और एंड पे जो है इडिपस ने कहा था कि मैं अनगॉडली पोल्यूशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है दैट इज द मेन, जिसके इर्द गिर्द पूरा आंसर घूमना है जी।
अच्छा, मोहसिन खान ने एक और आंसर किया, फाइनली इट्स ऑल इन हिज फेट। मैम ये सब उसके फेट में था, जो लिखा था तो वो हो गया। सही। अच्छा, उसके बाद है ईयर 2013। आगे चले मदीहा, क्लियर हो गया बेटा? जी मैम हो गया, थैंक यू। अच्छा, ईयर 2013 में देखें, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रियॉन्स कैरेक्टर इन एडिपस रेक्स। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रियॉन कैरेक्टर क्या है? एनीवन बताएं। अच्छा, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस साल में ना, देखें, रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल इन एडिपस रेक्स। एक सीधा आ जाता है और एक थोड़ा सा टेक्निकल आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रियॉन क्या था इसमें? एक्चुअली एडिपस रेक्स और क्रियॉन का कंपेयर एंड कंट्रास्ट आना था कि क्रियॉन जो है एज कंपेयर टू एडिपस रेक्स ज्यादा हम्बल था, और क्रियॉन का जो है मेन जो है यही था कि वो बाद में दोबारा लोएस के मरने के बाद किंग बन सकता था, लेकिन वो किंग नहीं बना बल्कि एडिपस रेक्स किंग बना था। और उसके बाद वो हर चीज बहुत हम्बली ट्रीट करता था एज कंपेयर टू एडिपस। एक्चुअली क्रियॉन की इम्पोर्टेंस यहाँ पे इस ड्रामा के अंदर ये थी कि वो एज अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट रखा गया था एडिपस रेक्स के। जब भी कोई हीरो होता है या मेन कैरेक्टर होता है, उसके कंपेयर एंड कंट्रास्ट में एक ऑपोजिट कैरेक्टर रखा जाता है, ताकि जो मेन हीरो है उसके जो ट्रेट्स हैं वो हाईलाइट हो सके। ठीक है, फिर क्रियॉन जो है वो काफी कोशिश करता है, मतलब क्रियॉन जितना एडिपस को दुख होता है उसी तरह क्रियॉन को भी होता है। क्रियॉन को ही एडिपस रेक्स भेजता है अपोलो के पास, डेल्फी। और जब वो प्रोफेसी लेके आता है, जब वो वहां पे गॉड्स की जो विल्स हैं उनको आके बताता है एडिपस रेक्स को, तो फिर आगे जाके ये सारा कुछ शुरू होता है, जिसके बाद सारी डिस्कवरी होती है। मोहसिन खान, अच्छा जी, फाइनली इट्स ऑल इडिपस का हार्श नेचर उसका। अच्छा ठीक है, हाँ जी बताएं जनाब, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रियॉन। इसमें वैसे ज्यादा कुछ लिखना बहुत एक टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा। मैम इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं ऐड करूं। हाँ बिल्कुल। इसमें पहले तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि ये जो क्रियॉन है ही सर्व्स एज अ फॉइल टू इडिपस, कि उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर के फ्लॉज हैं क्रियॉन के अंदर बिल्कुल उसका ऑपोजिट कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि इडिपस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, यानी वो मतलब एक इन द हीट ऑफ द मोमेंट में वो जैसे एक डिसीजन ले लेते हैं, वो चीज क्रियॉन में नहीं है। वो बहुत वाइजली सारे डिसीजन लेता है। इवन जब एंड में इडिपस उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसको थीब से बाहर छोड़ आया जाए क्योंकि वही मतलब अनगॉडली पोल्यूशन है, तब भी क्रियॉन उसे कहता है कि वी शुड वेट फॉर एन अदर ऑरिकल, के मतलब जब तक अपोलो का कोई आंसर नहीं आ जाता। तो जो उसकी रैशनेस है और उसकी जो मतलब उसकी इम्पल्सिवनेस है, वो क्रियॉन की वाइजनेस और जो उसके अंदर एक मतलब ठहराव है उसके अगेंस्ट है। और अगर मतलब किसी ने थोड़े से इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हो तो ये जो ट्रिलॉजी है ये इसकी इडिपस रेक्स वाली, इसकी जो दूसरी 2 बुक्स हैं उसमें इसका कैरेक्टर ज्यादा क्लियर है। जब ये बादशाह बन जाता है और उनमें ही टर्न्स आउट टू बी अ वेरी बैड रूलर, क्योंकि ये उसके बच्चों को जो है जिनका हक होता है बाद में रूल करने का, उसके बेटों का, इडिपस के, तो ये उनके तख्त पे कब्जा कर लेता है और उनकी बेटियों को कैद कर लेता है। तो मतलब ये एक 2 पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। और इसके बाद जो इसकी बेटी होती है एंटिगनी, जिसपे एक इसकी ट्रिलॉजी की एक बुक भी है, फाइनल बुक बल्कि जो फर्स्ट बुक है, उसको भी ये एंड में कत्ल कर देता है। तो ये क्रियॉन का है। इस बुक में इसका काफी पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन इस ट्रिलॉजी की जो दूसरी बुक्स हैं उसमें क्रियॉन मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे और एक जालिम बादशाह के तौर पे दिखाया गया। लेकिन इडिपस रेक्स में अगर हम देखें तो इसमें तो इसका इतना ज्यादा कैरेक्टर हम लिख ही नहीं सकते। हमने तो इडिपस रेक्स के हिसाब से देखना ना, कि जो हमारे सिलेबस के अंदर है, तो उसमें तो अगर देखा जाए तो जस्ट मुझे जो नजर आया वो यही था कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट फॉइल टू इडिपस रेक्स ही था, कि मतलब ये कोशिश कर रहा था कि हर चीज दब जाए, लेकिन उसके सब कुछ अगेंस्ट हो गया। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो नहीं, अगर हम थोड़े से इस तरीके से, क्योंकि ये एक मतलब ये जो ट्रेजेडीज थी हमेशा ट्रिलोजीज की उसमें लिखी जाती थी। इवन इस बुक की भी 3 वो हैं, पार्ट्स हैं। तो अगर हम उसमें से 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दें तो वो मार्क्स गेनिंग नहीं होगा। उसमें वैसे मार्क्स गेनिंग नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को ना मैं तो स्टूडेंट्स को कहती हूँ छेड़े ही ना।
आगे कोई पता नहीं कैसा एग्जामिनर बैठा होता है। बाजू का ऐसा क्रॉस लगाते हैं ना, सारी मेहनत बनी। अगर मतलब देखें ना, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखें 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं इस साल में। डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ क्रियॉन कैरेक्टर, 2 सॉरी क्रियॉन्स कैरेक्टर इन एडिपस रेक्स। उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल इन एडिपस रेक्स। तो कोशिश करें कि जो सीधा वाला सवाल है, क्योंकि एक इस तरह के क्वेश्चन आता है ऐसा जो कि कोई स्टूडेंट भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता, और उसको ना ही छेड़े तो मेरे ख्याल है ज्यादा बेहतर है बजाय इसके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस ऑफ क्रियॉन है। और अगर खाली एडिपस रेक्स जो आपके सिलेबस है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसमें सिवाय इसके कि वो एक फॉयल था और वो हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रहा था, और इस तरह से इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो नॉर्मली लोग ना करते हो, तो वो ज्यादा नहीं वो उसको एग्जामिनर को अट्रैक्ट करते कि भाई इसने थोड़ा ऐसा एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की है क्वेश्चन। नहीं, अक्सर वहीं पे स्टूडेंट मार खा जाते हैं जो आते हैं ना कंफ्यूज। अभी भी पोइट्री प्रोज का पेपर आया था, उसमें एक लड़की ने उसको मैंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी, लेकिन मैंने साथ उसको ये भी कहा था कि बेटा मैंने आपको सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करवा दिए हैं, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया ना उसको छेड़ना नहीं। उसने वही अभी फिर दोबारा वही गलती की, और मुझे अब यही फिक्र पड़ी हुई है कि कहीं उसकी सप्ली ना आ जाए। और उसने वो प्रोज स्टाइल को छोड़ के और वो वाला क्वेश्चन कर लिया, हालांकि प्रोज वाला क्वेश्चन जो है वो मार्क्स गेनिंग था। तो वहां पे ना चेक करना होता है इसमें सिर्फ मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन कौन सा। अगर आप इसकी जगह ये रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल को अटेम्प्ट करें तो इसमें आप कोट्स भी ज्यादा लिख लेंगे और आप इसको अटेम्प्ट भी ज्यादा करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, अब देखें ये कहीं 2013 का क्वेश्चन है और उसके बाद कभी भी रिपीट नहीं हुआ, देख लें। इससे ज्यादा बेहतर है जो इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन आया होता है ना, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया ना, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स में से 2 आए हुए ना क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक इजी वाला होता है। तो कोशिश करें वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको 100% श्योर है कि एग्जामिनर चेक करेगा और मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे। वहां पे ऐसे ऐसे एग्जामिनर बैठे होते हैं। अभी इकरा ने अभी रीचेक करना करती हूँ कि ना छेड़ा करें इस तरह के क्वेश्चन ना। कोशिश करें जो सीधा सीधा सवाल है वो करें, वो एग्जामिनर के लिए। मैम ये वैसे क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, आई थिंक सो जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है वो चाह रहा होता है कि मुझे कोई लॉजिक पॉइंट मिले। हाँ, अगर वो उसको नहीं मिलता तो वो फिर सारे क्रॉस लगाएगा, क्रॉस कर देता है। और इस तरह के लॉजिकल क्योंकि ये घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही चाह रहे होते एग्जैक्टली और दूसरी चीज ये कि बेटा एग्जामिनर आगे जाके ना वो पढ़ पढ़ के वैसे ही बोर हुए होते हैं टेस्ट चेक कर करके ना। तो कोई उनको वो वाला पेपर अच्छा लग रहा होता है जो बस सीधा सीधा, जैसे रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल आपने लिख दिया, सीधा सीधा सा आप आंसर लिख देंगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे। एग्जामिनर के लिए चेक करना आसान होता है। जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनर के लिए चेक करना भी मुश्किल होते हैं, इसलिए वो नंबर उल्टा देने के ले लेते हैं। मतलब क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, तो उनको तो एक ही दफा के पैसे मिलते हैं ना, उनको पर पेपर के हिसाब से या लेंथ के हिसाब से पैसे थोड़ी मिलते हैं। तो वो ये चक्कर भी होता है। तो बाज अपने टाइम को जो है ना पैसों के साथ मैयर कर रहे होते हैं वहां पे बैठे। बड़ी बड़ी कहानियां होती है, ना पूछें। बस अब आगे चलते हैं। लेकिन कोशिश करें बेटा, अगर आपके पास ऑप्शन हुई ना, इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छेड़ना। ऑल्दो मैं तैयारी करवा के भेजती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ना करें, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ना हुई तो जरूर छेड़ें। लेकिन अगर ऑप्शन दूसरी वाली गुड है देन इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ईयर 2012 में देखें व्हाट आर द मेजर थीमेटिक कंसर्न्स इन एडिपस रेक्स, थीम्स आपको करवाई थी। उसके बाद है ईयर 2011 में, देखते हैं डज इट सीम फेयर टू एडिपस टू कॉल हिमसेल्फ द वर्स्ट ऑफ द मैन। क्या ये फेयर था कि एडिपस अपने आप को वर्स्ट ऑफ द मैन कहता है? व्हाई और व्हाई नॉट? ये लास्ट सीन में जाके एडिपस ने कहा था कि आई एम द वर्स्ट ऑफ द मैन। ठीक है, कि वो जो है एडिपस जो अपने आप को शुरू में क्या कहता है, आयरनी वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि आई एम द मैन। ठीक है, और एंड पे जाके कहता द वर्स्ट ऑफ द मैन, कि मैं हूं भाई वर्स्ट ऑफ द मैन। ठीक है, और लोग उसको क्या कहते हैं, ओ एडिपस यू आर द, मतलब तुम हो जो जिसने हमें स्प्रिंग से निकाला था। तो ऐसा ना हो कि भाई आज तो अगर हम राइज हुए हैं तो लोग ये ना कहेंगे हम फॉल हो गए हैं। तो ये वर्स्ट ऑफ द मैन क्यों था? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वही पैरिसाइड और इंसेस्ट, दैट्स व्हाई ही इज द वर्स्ट ऑफ द मैन। और एंड में फिर वो जो है अपने पूरे खानदान की ट्रेजेडी का बायस बनता है। ईयर 2010 में देखें द प्ले इडिपस बाय सोफोक्लेस इज वेरी आयरॉनिकल। अब देखें ये वर्स्ट ऑफ द मैन भी इन्होंने टेक्स्ट में से लिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं 2010 में द प्ले इडिपस बाय सोफोक्लेस इज वेरी आयरॉनिकल
in that it endorses the theme of free will as well as predestination. ठीक है, again free will and destiny वाला question है. We eventually come to realize that man is free yet he is also fated. What are your views? Again fate and free will वाला question, ये बेटा बार बार रिपीट होता है. Tragedy, fate and free will. 2009 में देखें the play Oedipus Rex ends leaving our vision of Oedipus as a commanding figure very much intact. ठीक है, Oedipus Rex जो है वो हमारा विजन एंड पे ऑफ Oedipus as a commanding figure very much intact. के प्ले Oedipus Rex एंड होता है हमारा विजन Oedipus पे कि वो एक वेरी कमांडिंग फिगर है जो कि बहुत ज्यादा इंटैक्ट है. बताएं जनाब, Oedipus जो है उसका कमांडिंग फिगर था वेरी मच इंटैक्ट. ठीक है, वो अपने आप को खुद सजा देता है एंड पे भी वो जो है वो अपने मतलब राइट एंड रॉन्ग को नहीं छोड़ता. यानी कि अगर वो उसने जो कर्स उसने अपने लिए रखी थी, जो सजा उसने मर्डरर के लिए रखी थी, जब वो मर्डरर वो खुद साबित हो गया तो उसने अपने आप को भी सजा दी थी. 2008 में देखते हैं द कैरेक्टर ऑफ Oedipus हैज हिस्टोरिकली इंस्पायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैसिनेशन एंड रिपल्शन. कि कैरेक्टर ऑफ Oedipus जो है आयरॉनिकली इंस्पायर करता है कॉम्बिनेशन ऑफ फैसिनेशन और रिपल्शन को. हाउ वुड यू अकाउंट फॉर दिस? इंस्पायर करता भाई कॉम्बिनेशन ऑफ फैसिनेशन एंड रिपल्शन. बताएं क्या है इसमें? फैसिनेशन क्या है? Oedipus इज द किंग. ठीक है, वो जो है बादशाह था, वो बहुत ज्यादा मतलब अपनी रियाया के लिए कंपैशनेट था, रहमदिल था, बहुत ज्यादा उसने स्पिंक्स जो है उसको कत्ल किया था. ये सारी उसकी फैसिनेशन. लेकिन रिपल्शन क्या थी? कोई उसकी पैरिसाइड और उसका इंसेस्ट, यानी कि उसके अंदर जो, और फिर उसका प्राइड, उसका ह्यूब्रिस, उसकी एरोगेंस, ये सारी उसकी रिपल्शन थी, यानी कि उसकी बुराइयां थी. अच्छा जी, उसके बाद 2007 में देख लें कॉन्स्पिशियसली. Sophocles never suggests that Oedipus has brought his destiny on himself by any ungodly pride, hubris, or tragic flaw. Hamartia, do you think he is responsible and to what extent? Sophocles ने कभी ये सजेस्ट नहीं किया था कि Oedipus जो है वो अपनी डेस्टिनी खुद लेके आया himself by any ungodly pride. Ungodly pride की वजह से, hubris की वजह से, या tragic flaw की वजह से, या Hamartia की वजह से. Do you think he is responsible and to what extent? बताएं कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? जल्दी से बताएं, टाइम ओवर होने वाला है. इसमें फ्री विल और वो वाला ही आएगा, फेट ऑफ फ्री विल वाला. फेट एंड फ्री विल, एग्जैक्टली. और इसके अंदर हम ह्यूब्रिस और ट्रेजिक फ्लॉ की भी बात करेंगे कि हमार्शिया उसका क्या था, लेकिन बाद में हम किस पे एंड करेंगे? फ्री विल एंड डेस्टिनी के ऊपर. उसके बाद है व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी, व्हाट instances of dramatic irony do you find in Oedipus Rex? ये तो इसका सीधा सीधा आंसर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ जो आपको करवाया था. फिर है 2006 में है, do you think that hubris play a significant part in the fall of Oedipus? क्या hubris ने एक significant part play किया था in the fall of Oedipus? Yes. ठीक है, ये hubris वाला आंसर आ जाएगा इसमें. What is your opinion? Is Oedipus Hamartia and what is its relevance to the play? ठीक है, Oedipus का हमार्शिया, आपकी उसके बारे में क्या ओपिनियन थी और इसकी रेलेवेंस क्या थी टू द प्ले Oedipus Rex? क्या रेलेवेंस थी हमार्शिया की कि वो उसके डाउनफॉल का बाइस बना था. डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड्स इन Oedipus Rex. बेटा ये क्वेश्चन का आंसर ना आपको कल मैंने कल या परसों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने वर्ड फाइल में सेव करके आपके स्काइप पे भेजा था, जरा उसको एक दफा चेक कर लीजिएगा. उसके बाद है ग्रीक ट्रेजेडी इज जनरली बिलीव्ड टू बी ट्रेजेडी ऑफ फेट, इज इट एप्लीकेबल टू Oedipus Rex? पहला क्वेश्चन हमने किया था, याद होगा. ग्रीक ट्रेजेडी का एक पैराग्राफ आपको अंडरलाइन करवाया था और मैंने आपको कहा था कि इसको जरूर आप लोगों ने अंडरलाइन करना है, लेकिन आपने साथ साथ ये भी बताना है कि उसके अंदर ये फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है. ट्रेजेडी ऑफ फेट होती है जो कि एस्टाइलस ने लिखी, मतलब जब एस्टाइलस ने ड्रामेटाइज की थी तो ट्रेजेडी ऑफ फेट को वो ज्यादा हाईलाइट करता था. लेकिन जब सोफोक्लीज आया तो सोफोक्लीज ने फेट एंड फ्री विल, उसने थोड़ा सा ट्रेजेडी को टर्न दिया था और फेट एंड फ्री विल जो है, फेट के साथ साथ उसने फ्री विल भी इंट्रोड्यूस की थी और उसने ये बताया था कि इंसान का डाउनफॉल जो है वो फेट तो इन्वॉल्व होती है लेकिन उसके साथ साथ फ्री विल भी होती है. इज दिस एप्लीकेबल टू Oedipus Rex? तो आप बताएंगे कि फेट तो थी उसके अंदर, लेकिन सोफोक्लीज ने इसके अंदर
ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी? फ्रीडम। एनी क्वेश्चन क्लास? हाँ जी क्लास, एनी क्वेश्चन किसी का? मैंने अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम।